कोरोना से बचाव के उपाय। आपस में कम से कम 1 मीटर की दूरी रखें। हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं। 60% अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर का प्रयोग करें। मास्क से चेहरे को ढक कर रखें। छींकते या खांसते समय नाक और मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर कोविड-19 की स्थिति और 16 जनवरी से शुरू हो रहे टीकाकरण की तैयारियों पर करेंगे चर्चा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों के अधिकारियों के साथ कोविन सॉफ्टवेयर पर की चर्चा। कोविन प्रबंधन के लिए दिए दिशा निर्देश। किसान आंदोलन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट कल सुना सकता है फैसला। कहा, मामले का सौहार्दपूर्ण समाधान निकले, यही है मुख्य उद्देश्य। समिति का गठन है महत्वपूर्ण कदम। नए कृषि कानूनों पर समिति की सिफारिशों की जाएगी स्वीकार। बुजुर्गों और महिलाओं को समझा बुझाकर भेजा जाए घर। दिल्ली और महाराष्ट्र में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद देश के 9 राज्यों में फैला बर्ड फ्लू। बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निगरानी तेज करने के लिए दिए निर्देश। पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह ने बर्ड फ्लू को लेकर अफवाह न फैलाने की दी सलाह। गाजीपुर मुर्गा बाजार को बंद करने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री को लिखेंगे पत्र। गृह मंत्री अमित शाह ने व्यावसायिक कोयला खनन में एकल खिड़की निपटान प्रणाली का किया शुभारंभ। कहा, कोयला क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान और इस कदम से निपटान प्रणाली में आएगी पारदर्शिता। राष्ट्रीय युवा संसदीय महोत्सव 2021 की नई दिल्ली में शुरुआत। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और युवा मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने किया संबोधित। प्रधानमंत्री कल समापन के समारोह को करेंगे संबोधित। सिडनी में खेले गए तीसरे टेस्ट की दूसरी पारी में भारत ने अपनी शानदार बल्लेबाजी की बदौलत ड्रॉ कराया मैच। सीरीज 1-1 से बराबर। ब्रिस्बेन में 15 जनवरी से खेला जाएगा चौथा और अंतिम टेस्ट। और 51वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बांग्लादेश रहेगा कंट्री इन फोकस। एशिया के सबसे पुराने और देश के सबसे बड़े फिल्म महोत्सव की गोवा में 16 जनवरी से होगी शुरुआत। नमस्कार, हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए विस्तार से खबरों पर नजर डाल लेते हैं। 16 जनवरी से देश भर में टीकाकरण अभियान शुरू होगा, जिसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं। तमाम प्रशासनिक तैयारियों के साथ साथ कोविन ऐप के प्रयोग को लेकर भी व्यवस्थाएं पुख्ता की जा रही हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ तैयारियों को लेकर बैठक करेंगे। इस दौरान कोविड की स्थिति तथा कोविड टीकाकरण शुरू करने के बारे में विचार विमर्श हो सकता है। देश में 2 स्वदेशी वैक्सीन को आपात इस्तेमाल के लिए अनुमति दी गई है। टीकाकरण अभियान में करीब 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने शनिवार को भी एक उच्च स्तरीय बैठक में देश में कोविड से उत्पन्न स्थिति और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड टीकाकरण की तैयारियों की समीक्षा की थी। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविन सॉफ्टवेयर के संचालकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। ये सॉफ्टवेयर कोविड टीके को देश के दूरदराज इलाकों तक पहुंचाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बैठक में कोविन सॉफ्टवेयर के बारे में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के फीडबैक के साथ साथ इसके उपयोग और टीकाकरण पूर्वाभ्यास से प्राप्त जानकारियों के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। और किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई पूरी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का एक हिस्सा आज आने की उम्मीद है, जबकि आधे मुद्दों पर फैसला कल आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समस्याओं को लेकर एक सौहार्दपूर्ण हल निकाला जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट आज उन याचिकाओं पर दोबारा सुनवाई कर रहा था जिनमें दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे किसानों को हटाने की मांग की गई थी।
कोर्ट ने कहा कि उसका मुख्य मकसद इन समस्याओं को उचित ढंग से हल निकाला जाना चाहिए। सरकार किसानों के आंदोलन के मुद्दे पर अपना पक्ष रख रही है। देश में बर्ड फ्लू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली और महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू के मामलों की पुष्टि होने के बाद देश के 9 राज्यों में अब तक बर्ड फ्लू के मामले सामने आए हैं। इससे पहले देश में केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू के मामलों की पुष्टि हो चुकी है। दिल्ली के पशुपालन विभाग के अनुसार दिल्ली में बर्ड फ्लू से हुई पक्षियों की मौत में अभी तक आए 8 सैंपल पॉजिटिव मिले हैं। दिल्ली में 3 जगहों मयूर विहार, द्वारका और संजय झील से मृत पाए गए पक्षियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन तीनों जगह के नमूने भोपाल भेजे गए थे। जालंधर भेजे गए नमूनों की रिपोर्ट अभी नहीं आई है। संजय झील को अलर्ट जोन घोषित किया जा चुका है। वहां अब तक 27 बत्तखों की मौत हो चुकी है। तीनों डीडीए के पार्क हैं और उन्हें सील कर दिया गया है। वहीं महाराष्ट्र में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। महाराष्ट्र के परभणी जिले के मुरब्बा गांव स्थित पोल्ट्री फार्म में करीब 800 मुर्गियों की मौत हो गई है, जिसके बाद इनके नमूने जांच के लिए भेजे गए। इसमें सामने आया कि मुर्गियों की मौत बर्ड फ्लू के कारण हुई है। रिपोर्ट सामने आते ही राज्य के मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है और साथ ही राज्य सरकार ने सभी जिलों को बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट कर दिया है और अधिकारियों को स्थिति की निगरानी करने के आदेश दिए हैं। देश में बर्ड फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी राज्यों ने सतर्कता बढ़ा दी है। साफ सफाई से लेकर सैनिटाइजेशन पर खासा जोर दिया जा रहा है, तो वहीं केंद्र ने राज्य सरकारों से भी सतर्क रहने को कहा है। केंद्रीय पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि देश भर में बर्ड फ्लू को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है, जिससे भय का माहौल बना हुआ है। बर्ड फ्लू के पक्षी से आदमी में संक्रमण का आज तक कोई मामला सामने नहीं आया है, इसलिए भयभीत होने की जरूरत नहीं है। 2006 से भारत में ये डिटेक्ट हुआ है और अभी तक कोई ऐसा रोग नहीं मिला कि बर्ड फ्लू बर्ड से, पोल्ट्री से आदमी में आए। तो जरूरत है एहतियात कदम उठाने का, जो हर राज्य उठा रहे हैं। एक तो व्यक्ति पहले ही कोरोना से जूझ चुका है। कोरोना के बाद अब बर्ड फ्लू के नाम पर मक्के के उत्पादक किसानों की दुर्दशा और छोटे छोटे 2000, 1000, 5000 पोल्ट्री किसानों पर दया करें, ऐसा अफवाह न फैलाएं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप इंडिया अभियान के 5 साल पूरे होने के अवसर पर 15 और 16 जनवरी को आयोजित होने वाले स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट में युवाओं से भाग लेने का आह्वान किया है। इस ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, भारतीय उद्योग परिसंघ और अन्य संगठनों के साथ मिलकर कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट संदेश के जरिए प्रारंभ नामक इस इंटरनेशनल समिट के बारे में कहा कि कई कार्यक्रमों के वर्चुअली आयोजित होने के कारण युवाओं के पास कई घरेलू और वैश्विक मंचों में हिस्सा लेने का अच्छा अवसर है। इसी प्रकार का एक अवसर 15-16 जनवरी को प्रारंभ के रूप में सामने आ रहा है। मैं अपने युवाओं से इसमें भाग लेने का आग्रह करता हूं। और गृह मंत्री अमित शाह ने आज कोयला खाद्यान्नों के सुचारू संचालन के लिए मंजूरी प्राप्त करने के लिए एकल खिड़की निपटान प्रणाली वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। कोयला खाद्यान्नों के सुगम संचालन के लिए मंजूरी प्राप्त करने के लिए ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। राज्य स्तर पर अलग अलग नियामकों से मंजूरी लेने के कारण कोयला खाद्यान्नों के विकास में देरी होती थी। इस कारण से केंद्र सरकार ने सिस्टम में पारदर्शिता लाने के लिए एकल खिड़की निपटान प्रणाली की शुरुआत की। देश के अंदर 58% ऊर्जा की जरूरतों को कोयले से पूरा किया जाता है। कोयला भंडारण की बात करें तो दुनिया में हमारा स्थान चौथा है, लेकिन उसके बाद भी हम अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए कोयले का आयात करते हैं। लेकिन अब मोदी सरकार ने कोयला उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पाने के लिए तेजी से कदम बढ़ा दिए हैं। कोयला खदानों के आवंटन में पारदर्शिता लाने और उत्पादन बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने एकल खिड़की निपटान प्रणाली वेब पोर्टल की शुरुआत कर दी है। वर्ष 19-20 के अंदर ही 250 मिलियन टन कोयले का हमने आयात किया है, जो हमारे देश के लिए ना ठीक है ना हमारे अर्थतंत्र के लिए ठीक है। आज एक कार्यक्रम के अंदर ये दो कार्यक्रमों को एक साथ
जोड़ा गया है, मगर इसके अलावे भी ढेर सारे सुधार भी किए गए। कॉमर्शियल कोल माइनिंग की मंजूरी दी है, वो तो आप ये कार्यक्रम है ही। 100% FDI को भी हमने परमिशन दिया है। कोयला आवंटन में विभिन्न राज्यों के नियामक कोयला ब्लॉक आवंटन में देरियों का कारण बनते थे, जिसके कारण ना तो समय पर कोयला ब्लॉकों का आवंटन हो पाता था और ना ही समय पर उत्पादन। लेकिन अब आगे से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम इसमें तेजी लाएगा। सिस्टम की शुरुआत के साथ ही 19 पार्टियों को कोयल ब्लॉक आवंटन के लिए करार पत्र भी दिया गया। Modi government took a series of reforms aimed transforming the entire coal sector. We brought in legislatures and made policy changes to boost the transparency in the sector. In 2014, 2/3 of our major power plants had a critical coal stock of less than 7 days. Today, India is the second largest producer of the coal with a record production of 729 million tons in 1920. देश में हर साल 4 से 5% एनर्जी की मांग बढ़ रही है। ऐसे में हमें तेजी से उत्पादन पर भी फोकस करना पड़ेगा। ऊर्जा के लिए दूसरे माध्यमों पर भी तेजी से काम किया जा रहा है, लेकिन ये भी सच है कि अभी हम सौर, पवन और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में मांग के अनुरूप उत्पादन नहीं कर सके हैं। ऐसे में ऊर्जा के लिए कोयला अभी भी हमारी मुख्य जरूरत है। देश के अंदर 72% बिजली उत्पादन में कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी सच है कि दुनिया में भारत का नंबर 4 है कोयला के भंडारण में, लेकिन ये भी सच है कि हमें बड़ी संख्या में कोयला आयात करना पड़ता है और जिसमें एक बड़ी रकम खर्च करनी पड़ती है। लेकिन सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम के द्वारा न केवल हम कोयले के उत्पादन में तेजी लाएंगे, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को भी पूरा कर पाएंगे। कैमरामैन जयशंकर के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज़, दिल्ली। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज अपने असम दौरे के दौरान सिलचर के पुलिस परेड ग्राउंड में विजय संकल्प रैली को संबोधित कर चुनाव अभियान की शुरुआत की। उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। कहा, यूपीए के दौर में योजनाओं की सिर्फ उद्घोषणा ही होती थी, जबकि एनडीए के दौर में योजनाओं को पूरी तरह लागू किया जाता है। उन्होंने पिछली सरकारों पर पूर्वोत्तर की अनदेखी का भी आरोप लगाया। कांग्रेस के शासन में प्रोजेक्ट भी चलता था, काम भी चलता था, कभी खत्म नहीं होता था। दाम बढ़ा दिए जाते थे, एस्केलेट कर दिए जाते थे, लेकिन काम खत्म नहीं होता था। एनडीए की सरकार आई, मोदी जी की सरकार आई, 2016 में सर्बानंद सोनोवाल जी बैठे, भूपेन हजारिका जी का नाम पर बनने वाला सेतु उसको कंप्लीट कर दिया गया। यूपीए की सरकार में असम को 50,000 करोड़ रुपए मिला और बीजेपी एनडीए की सरकार में 3 लाख करोड़ रुपए विकास के लिए असम को मिला। और केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। आइए चलते हैं। जो को रख दी और 22 अक्टूबर के चिट्ठी को अगर देखेंगे, अगर नहीं होगा तो मैं आप लोगों को दे दूंगा। उन पत्र में जो एडवाइस किया गया, अगर उसको देखा गया होता तो आज गाजीपुर मंडी को बंद करने की जरूरत नहीं होती। हमने कहा था कि जहां ऐसे पक्षी काटे जाते हैं या मांस के रूप में, उस पर सर्विलांस रखें, उसको लें, लैब में टेस्ट कराएं। अगर आ जाए तब ये पैनिक करने की जरूरत थी, जो आज पैनिक हो गया, क्योंकि देश कोरोना से पीड़ित है। और याद होगा मार्च के समय में, फरवरी, ये कोरोना के कारण पोल्ट्री इंडस्ट्री डिप कर गया था। उस समय भी लोगों ने कहा कि मांस मछली खाने से कोरोना होता, और अब तो डॉक्टर, कई लोगों ने कहा कि इम्यूनिटी बढ़ाता है प्रोटीन। उल्टा हो गया। लेकिन इसके दुष्परिणाम क्या हुए? जो लोग आज चिल्ला रहे हैं, किसान बेहाल हो गया, छोटे किसान पोल्ट्री के। लेकिन किसान केवल पोल्ट्री के नहीं बेहाल हुए, लाखों किसान हैं जो 1000, 2000, 4000
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत ये ज्यादातर पालते हैं या अपना पालते हैं। मक्के का किसान, आपको याद होगा कि मक्का का रेट कोरोना उस समय, उसके पहले बहुत हाई था, और जो ही पोल्ट्री में आया और मक्का डिप कर गया, क्योंकि पोल्ट्री और मक्का, सोयाबीन एक सबका रिलेशन है, फीड से जुड़ा हुआ। तो मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, आज मैं दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा हूं कि या तो आप मेरे एडवाइजरी को देखते तो उस पर काम करते तो ये स्थिति नहीं होती। फिर 8 तारीख को हमारे सेक्रेटरी के द्वारा राज्य के सभी राज्य प्रमुख, चीफ सेक्रेटरी, एडमिनिस्ट्रेटर सबको गया हुआ पत्र, और जो पशु विश्व संगठन है उसने जो गाइडलाइन दिया, उसने जो कहा, वैज्ञानिकों ने जो कहा कि बर्ड फ्लू से ये मनुष्य में ट्रांसमिट नहीं होता, अच्छे ढंग से पकाएं 70 डिग्री टेम्परेचर पर। ये अभी तक हमें कोई रिपोर्ट नहीं मिला है कि आदमी में ट्रांसमिट कर गया। इसलिए मैंने आज आग्रह किया है कि केवल गाजीपुर मंडी के कारण 500 किलोमीटर में रह रहे किसानों ने, उपभोक्ता भी पैनिक है, डर गया, खाएं क्या, हमें कोरोना से पहले तबाह हैं, बर्ड फ्लू। तो ये 3 चिट्ठियां हमने 22 अक्टूबर को एडवाइजरी जारी की सभी राज्यों को, दूसरी चिट्ठी अभी 8 तारीख को दी, और हमने हेल्थ सेक्रेटरी को भी हमारे विभाग से चिट्ठी गई कि OI के रिपोर्ट के अनुसार। तो इन तीनों चारों को अगर हम मिला लेते हैं तो भारत के छोटे किसानों के लिए, जो पोल्ट्री फार्मर हैं, जो मक्का के फार्मर हैं, 3 दिन के अंदर, 4 दिन के, 5 दिन में मक्के का प्राइस एकदम नीचे आ गया, जो फिर से 17 रुपए पर चला गया था, वो गिर करके निचले पायदान पे आ गया। तो तहकीकात को कर लें, इसकी गंभीरता की जांच कर लें। विभाग उतना ही अलर्ट है जितना कि कोई और अलर्ट होगा। 10 राज्यों में रिपोर्ट हुआ है, जिसमें 2 राज्य, एक सबसे पहले केरल में 25,000 बत्तख के मारे जाने का आया, और कल आया है नंबर ऑफ बर्ड तो नहीं आया है पोल्ट्री का, महाराष्ट्र, और जितने राज्यों में है, कौवा है, अन्य पक्षियां हैं। और ये अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के राज्य की सरकारें उस एडवाइजरी को अमल में किए होते, चाहे दिल्ली की सरकार जो कह रहा है बत्तख मिला फलाने झील में, उन पर एहतियात किया होता तो शायद उनको समझ में आता। लेकिन जो जाती है चिट्ठियां, एडवाइजरी, उसको गंभीरता से देखे होते, या 8 तारीख को जो सेक्रेटरी ने चिट्ठी भेजा है, जो आप लोगों तक दिया, तो आज ये पैनिक नहीं होता। मैं यही आपसे निवेदन करने के लिए मैं आपको बुलाया हूं, और मैं देश के तमाम मुख्यमंत्री को पत्र लिख रहा हूं, जिसमें सर्वप्रथम मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को पत्र लिखा है, आग्रह किया है कि आप इस पर देखें, समझें
मेरे तरफ से जितनी बातें थी, क्योंकि ये बात छोटी है लेकिन देश के लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए आपको दिल्ली से पहले मध्य प्रदेश ने ऐसा नहीं किया था, रोक नहीं लगाई थी अपने आसपास कुछ शहरों में, जैसे इंदौर है, भोपाल है, हमें ऐसा है विधिवत कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन ये टीवी इधर उधर से होता था कि फलाने कलेक्टर ने इस पर रोक लगा दी। कई राज्यों के अधिकारी अपने अपने ढंग से काम करने लगे। ये तब ज्यादा केंद्रीय पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह अभी संबोधित कर रहे थे, पीसी कर रहे थे और बता रहे थे कि किसी भी तरह से देश भर में बर्ड फ्लू को लेकर जो अफवाहें फैल रही हैं वो नहीं फैलनी चाहिए, इससे एक भय का माहौल बना हुआ है। और साथ ही उन्होंने कहा कि बर्ड फ्लू के पक्षी से आदमी में जो संक्रमण का आज तक कोई भी मामला सामने नहीं आया है और इसीलिए बर्ड फ्लू से भयभीत होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और इसी वजह से उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री को आज एक पत्र भी लिखा है जिसमें से ये कहा गया है कि पूरी तरह से सतर्क रहें और बहुत सोच समझ कर कोई और फैसला किया जाए। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हेल्थ सेक्रेटरी को भी उन्होंने पत्र लिखा है। यानी ये कहा जा रहा है कि बर्ड फ्लू से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग पहले से ही कोरोना से डरे हुए हैं। अगर लोग कोरोना से इतना डरे हुए हैं तो बर्ड फ्लू से भी डर जाएंगे तो फिर देश का क्या होगा। इसीलिए उनका बार बार यही कहना है कि भय फैलाने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए DD न्यूज़। पहला अक्षर रट लो तो वह से एक विद्वान होगा, पक्की होगी बुनियादें तो हाँ से हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो तो पक्की बात करो। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं, अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए। बन जाइए LIC एजेंट, ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2021 का आयोजन संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में किया जा रहा है। महोत्सव का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। इस अवसर पर युवा मामलों के मंत्री किरण रिजिजू भी मौजूद रहे। इस अवसर पर ओम बिरला ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश के युवाओं पर भरोसा करते हैं और उनका मानना है कि देश को आत्मनिर्भर बनाने में युवा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन द्वारा अटल टनल एक अभियांत्रिक आश्चर्य विषय पर आयोजित एक वेबिनार को संबोधित किया। रक्षा मंत्री ने सीमा सड़क संगठन के कार्यों पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन भी किया। इस कार्यक्रम में CDS जनरल बिपिन रावत और सेना अध्यक्ष MM नरवणे भी उपस्थित रहे। IIT, NIT सहित अन्य संस्थान भी इस कार्यक्रम से जुड़े। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता की दिशा में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार ने निजी कंपनियों की क्षमता को देखते हुए रक्षा के क्षेत्र में उन्हें अवसर प्रदान किए हैं। हम न केवल हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग बल्कि सॉफ्ट टेक्नोलॉजी में भी तेजी से आगे बढ़े। इस दिशा में डिफेंस का रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO लंबे समय से काम कर ही रहा है, पर अब सरकार ने प्राइवेट इंडस्ट्री के रिसर्च एंड डेवलपमेंट पोटेंशियल को देखते हुए इस क्षेत्र के लिए, इस क्षेत्र में उनके लिए भी राहें खोल दी हैं। निजी क्षेत्र की सहायता के लिए हमने सरकारी ट्रायल एंड टेस्टिंग फैसिलिटीज खोली हैं। साथ ही ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से DRDO के 450 से अधिक पेटेंट्स के लिए निःशुल्क बिना किसी फीस के अवसर उपलब्ध कराए।
और खेल की खबरों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में खेला गया तीसरा टेस्ट ड्रॉ हो गया है। भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मैच को ड्रॉ कराने में कामयाबी पाई। 407 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 5वें दिन का खेल खत्म होने तक 5 विकेट खोकर 334 रन बना लिए थे। चेतेश्वर पुजारा और ऋषभ पंत के बीच हुई 148 रन की साझेदारी मैच की मुख्य हाईलाइट रही। चोटग्रस्त होने के बावजूद ऋषभ पंत ने 97 रन की यादगार पारी खेली। वहीं पुजारा एक छोर संभाले खड़े रहे। हनुमा विहारी और आर अश्विन ने भी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए टिककर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का सामना किया। विहारी और अश्विन ने छठे विकेट के लिए 62 रन जोड़े, लेकिन इस दौरान उन्होंने 258 गेंद का सामना किया, जिसके चलते भारतीय टीम मैच को ड्रॉ करा सकी। भारत की दूसरी पारी 131 ओवर तक चली। 1979 के बाद ये पहला मौका है जब भारत ने किसी ड्रॉ टेस्ट की चौथी पारी में इतने ज्यादा ओवर खेले हैं। इस मैच के ड्रॉ होने के बाद सीरीज अब भी 1-1 की बराबरी पर है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, नमस्कार। ज्वलंत मुद्दे, जनता के सरोकार। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। देश के अंदर एक ऐसा वातावरण जब बन रहा है कि लोगों को शुभा है। रंगे हाथ पकड़ने के बाद कितनी जोर से शोर मचाई जा सकती है। बेबाक अंदाज में पक्ष विपक्ष से सवाल। आप उस संसद के प्रति जवाब दे है ना। ये नैरेटिव है कि वहाँ पर पैरों से बच्चों को मारा जा रहा है। ये नैरेटिव ही गलत है। फेक न्यूज फैलाने की इजाजत मैं किसी को नहीं दूंगा। न फेक न्यूज न झूठ, बात सिर्फ 2 टूक। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। आसमान छूता हिमालय, दुनिया का सबसे ऊंचा मैदाने जंग, गहरी बर्फ की परतें, रूह कपकपाती ठंड, जहां सांस लेना भी हो दूभर, मजबूत कंधे ही उठा पाए जिसकी सुरक्षा का जिम्मा। ऐसे योद्धा कहां होते हैं तैयार। जानते हैं भारत के वीरों की गाथा। भारत के जांबाज स्की ट्रूपर्स की कहानी, हिम योद्धा।
Prime Minister Narendra Modi interacts with the chief ministers to discuss COVID-19 situation and preparations for vaccine rollout from 16th of January. Health Ministry discusses COVID software platform with state officials, guidelines issued for COVID management. Supreme Court to pass appropriate orders tomorrow on issue of farmers' protest. Says our intention is to see can we bring amicable solutions. Says important thing is formation of committee and it will accept recommendations of committee on new farm laws. Chief Justice of India asked lawyers of the farmers to tell old people and women to go back. In other news, bird flu cases confirmed in Delhi and Maharashtra. Total confirmed cases found in 10 states so far. States and union territories requested to increase surveillance and public awareness. Union Animal Husbandry Minister Giriraj Singh says it's important to not spread rumours about the bird flu. Says he has written to Delhi Chief Minister over closure of Ghazipur poultry market. Union Home Minister Amit Shah launches single window clearance system for commercial coal mining. Says coal sector has big role to play in economy and this step will bring transparency. National Youth Parliament Festival 2021 being held in New Delhi. Lok Sabha Speaker Om Birla and Youth Affairs Minister Kiran Rijiju addressed the event. Prime Minister Modi to address valedictory function tomorrow. In sports, resilient batting display in their second innings helps India draw third test match against Australia at Sydney Cricket Ground. 4 test match series currently tied at 1-1 with fourth and last test match slated to be played at Brisbane from Friday. And Bangladesh to be the country in focus for the 51st International Film Festival of India, Asia's oldest and India's biggest festival, IFFI, to kickstart in Goa from January 16th. Prime Minister Narendra Modi will be interacting with the chief ministers of all states and union territories via video conferencing in a short while from now. Remember, this is a very important meeting because the focus of the interaction will be to basically take stock of the situation as far as the rollout of vaccine on January 16th is concerned. And remember, this is also crucial because this is going to be the biggest COVID vaccination drive in the world. And Prime Minister is also likely to discuss the overall COVID-19 situation in the country with the chief ministers via video conferencing in a short while from now. And earlier on Sunday, Union Ministry of Health and Family Welfare also held a video conference with administrators from states and union territories on the COVID software, which forms the backbone of the last mile vaccine administration on Sunday. The meeting was chaired by Chairman of Empowered Group on Technology and Data Management to combat COVID-19 and member National Expert Group on Vaccine Administration of COVID-19. During the meeting, the feedback of the states and union territories on the COVID software and its operational use emanating from the dry runs was discussed in detail. The COVID vaccine delivery management system will provide real-time information of vaccine stocks, their storage temperature and individualized tracking of beneficiaries of the COVID-19 vaccine. And now let's take a look at the update coming in on COVID-19 pandemic from across the country. The numbers as we speak. Well, India has been registering declining daily new cases since many days continuously. 16,311 new cases were recorded in the last 24 hours. India's daily new fatalities have also declined substantially. Less than 170 daily deaths were recorded after 229 days. Declining new cases and high rate of recovery have in tandem resulted in continuous fall in the country's active caseload on a sustained basis. India's total active caseload has fallen to 2.25 lakh. Today, the present active caseload consists of 2.13% of India's total positive cases. Also, 16,959 cases have recovered and discharged in the last 24 hours. The gap between the recovered cases and the active cases that is steadily increasing is nearly 99 lakhs and presently stands at
98,70,383. The recovery rate is also improved drastically to 96.43% today. This is amongst the highest the world over. So India has registered the highest recovery rate the world over. And now also let's talk about the COVID-19 testing status from across the country. Now, according to the Indian Council Medical Research, 18,17,55,831 samples have been tested till January 10th across the country. 6,59,209 samples tested on Sunday alone. Meanwhile, Union Health Minister Dr. Harshvardhan addressed the 47th convocation ceremony of the AIIMS on Monday. The health minister appreciated doctors and students of AIIMS for their contribution in the battle against COVID-19. I am honored and humbled to serve as president of this venerable institution, which has showcased exemplary levels of dedication to enhance and elevate the quality of living of citizens from across the country. To my mind, AIIMS is the #1 institution of India for the last almost 5 decades. As a center of excellence, AIIMS has of course been privileged to have some of the leading brains in the country. Supreme Court has today made some significant observations regarding the ongoing farmers' agitation. Hearing the matter, the Apex Court said that an experts committee must be formed expeditiously and further observed that it wants the matter to be resolved amicably. Referring to the experts committee, the court said that it will accept the recommendations of the committee. The Department of Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry, in partnership with the Confederation of Indian Industry and other associations, are organizing the Startup India International Summit Prarambh from 15th to 16th of January 2021 over a virtual platform. And now let's get to the latest on bird flu situation, which is worsening as more and more states are declaring bird flu emergency. Latest in the list is National Capital and Maharashtra. The total confirmed cases found in 10 states so far. States and union territories have been asked to increase their surveillance and public awareness. Union Animal Husbandry Minister Giriraj Singh addressed the media and said that it is important not to spread rumors about the bird flu. He also said that he has written to Delhi Chief Minister over closure of Ghazipur poultry market. तहकीकात को कर लें, इसकी गंभीरता की जांच कर लें। विभाग उतना ही अलर्ट है जितना कि कोई और अलर्ट होगा। 10 राज्यों में रिपोर्ट हुआ है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के राज्य की सरकारें उस एडवाइजरी को अमल में किए होते, चाहे दिल्ली की सरकार जो कह रहा है बत्तख मिला फलाने झील में, उन पर एहतियात किया होता तो शायद उनको समझ में आता। Home Minister Amit Shah today launched Single Window Settlement System web portal to obtain approval for the smooth operation of coal mines. Single Window Settlement System is an online platform for obtaining clearance for smooth operation of coal mines. Speaking on the occasion, Home Minister said that removing inconsistency in the coal sector and bringing transparency in this sector was the aim of Prime Minister Modi. 14 में लगभग 560 मैट्रिक टन कोयले का उत्पादन था और 19-20 में इसको पीछे मुड़कर देखते हैं तो 729 मैट्रिक टन तक पहुंच चुका है। कोयला निकालने की गति हम लगभग बढ़ाए क्योंकि वर्ष 19-20 के अंदर ही 250 मिलियन टन कोयले का हमने आयात किया है, जो हमारे देश के लिए ना ठीक है ना हमारे अर्थतंत्र के लिए ठीक है। आज एक कार्यक्रम के अंदर ये 2 कार्यक्रमों को एक साथ जोड़ा गया है, मगर इसके अलावे भी ढेर सारे सुधार भी किए गए।
कॉमर्शियल कोल माइनिंग की मंजूरी दी है, वो तो आप ये कार्यक्रम है ही। 100% FDI को भी हमने परमिशन दिया है। कोल ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी योजना बनाई है। On the occasion, Home Minister also said that reforms have been done in many sectors, including pharma, infrastructure and space sectors during COVID-19. The pandemic may slow down the speed to realize the dreams of a $5 trillion economy, but we will certainly achieve it, he said. आज लगभग 40 निजी कंपनियों और 2 सार्वजनिक कंपनियों ने जो हिस्सा लिया था, उसमें से 23 खदानों का आवंटन हुआ है। मैं मानता हूं इससे मध्य भारत और पूर्व भारत, विशेषकर झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा, इसके जो 19 कोल ब्लॉक है, इसके हस्ताक्षर हो गए हैं। प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है आत्मनिर्भर भारत का, 130 करोड़ का मार्केट, 130 करोड़ की आबादी का मार्केट, हमारे पास दुनिया का सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट युवा है, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा युवा है, हमारे पास मेहनतकश मजदूर भी है और हमारे पास एक पारदर्शी लोकतंत्र भी है। Defence Minister Rajnath Singh addressed a webinar organized by the Border Roads Organisation on the topic Atal Tunnel and Engineering Marvel. In fact, this was the seminar which was organized by Border Roads Organisation. The Defence Minister also released a book. The Defence Minister also released the book on this occasion, and Defence Minister was also accompanied by CDS General Bipin Rawat and Chief of Army Staff MM Nirvane. They were also present on the occasion. CDS General Bipin Rawat and Chief of Army Staff. हम न केवल हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग बल्कि सॉफ्ट टेक्नोलॉजी में भी तेजी से आगे बढ़े हैं।